दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और जिसका था इंतजार, वो इंतजार की घड़ियां खत्म होती हुई, समाप्त होती हुई और आपके समक्ष यूपीएससी यू के गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जो टोटल पद हमने आपसे 613 डिस्कस किए थे, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। कि सर, क्या स्क्रीनिंग एग्जाम होगा? ये हम ऑलरेडी बता चुके थे कि 90% स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। ये क्वेश्चन अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो किस कंडीशन में करेंगे वो भी देखना होगा। क्या कोई टेट भी चाहिए, या क्या एलिजिबिलिटी होंगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, स्क्रीनिंग का सिलेबस क्या होगा, अदर सिलेबस क्या होंगे। इन सभी बड़े बड़े क्वेश्चंस को लेकर के आपके समक्ष में आया हूं, और नोटिफिकेशन को बहुत जल्द समझेंगे। अप्लाई करने में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कभी आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए, आपको कौन कौन सी सावधानियों को बरतना, इन सब पर हम बात करेंगे। डेट वाइज चर्चा करेंगे। फॉर्म गलत भी हो जाएगा तो सही कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मैं हूं डॉक्टर ललित, आपके समक्ष आपका साथी, और करते हैं आज के सेशन में पहली शुरुआत और देखते हैं क्या आपके नोटिफिकेशन में कुछ कहा गया है। चलिए, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर थोड़ा देखेंगे हम। तो यहां पर अगर आपसे बात की जाए तो यहां पर हमारा विज्ञापन की डेट 18 है। ये आपको पता लग गया है कि हमारी जो डेट है विज्ञापन की वो 18 अक्टूबर है। उसके साथ नवंबर 7 इसका रात्रि 11:59 पर ये बंद हो जाएंगे। तो आप ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को भरेंगे, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, कहीं फॉर्म भर के नहीं भेजना है। और पूरा तरीके से सभी चीज़ों को जानते हुए, समझते हुए आपको इन फॉर्म को भरकर आगे बढ़ाना है और चीज़ों को समझना है। तो चलिए ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे और कौन कौन सी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर हम सीधे आ जाते हैं आपके परिशिष्ट को छोड़ते हुए। उसके बाद क्वेश्चंस को लूँगा मैं, कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर आ जाते हैं। और एक्चुअली सही चल नहीं रहा है, एक मिनट रुकेंगे, ये मूव नहीं कर रहा है अभी। एक मिनट, अब चला है, चल गया चल गया। हाँ अब चल गया, माफ़ कीजिएगा। हाँ अब ठीक है। तो दिक्कत कर रहा था पहले, अब ठीक है। हाँ अभी आपको दिख रहा होगा ना प्रॉपर, वेरी गुड। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको बता दें, वापस आते हैं अपनी कहानी पर। ओके जी, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस किया गया है कि भाई कहाँ पर अभ्यर्थी को ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन ही करना है, कोई डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रद्द कर दिया जाएगा आवेदन। और एडिट करने की प्रक्रिया भी यहाँ पर दी गई है। एक क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा, वो बताऊंगा आगे में, कि कौन कौन से आरक्षण होंगे, कहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करना बता दिया है upsc.uk.gov.in पर। और यहाँ पर आते हैं सबसे पहले आपके, हाँ, रिक्तियों पर। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। बेसिकली ये सारी रिक्तियाँ आपके समक्ष जो दिख रही हैं आपको, यही रिक्तियों पर आपको अप्लाई करना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं रिक्तियों की बात करता हूं तो कुल मिलाकर के 613 पद हैं, जिसमें 2 वर्ग में पद डिवाइडेड हैं। कौन कौन से? 550 प्लस 63, जिसमें 63 फीमेल वर्ग के हैं। विषयवार यहां पर ऑलरेडी दिए गए हैं कि हिंदी में 69 टोटल पद हैं, जिसमें 14 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित। तो टोटल मिलाकर सबके यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है, और विषयवार कैटेगरी वाइज का डिवीजन भी दिया गया है। तो ये मेल के हैं, याद रखना किसके हैं, मेल के। और फीमेल के कितने हैं? फीमेल के मैं आपको आगे बताऊंगा, फीमेल के भी आपको दिख जाएंगे आगे। ये फीमेल के ये जातिगत आरक्षण है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्षैतिजवार पर। और यहाँ पर पदों की संख्या अगर हम बात करेंगे तो ये सामान्य शाखा के पदों पर आ जाओ भाई आगे जी, क्योंकि हम सिर्फ काम की बातों पर बात करेंगे। 63 पद मैंने बताया महिलाओं के हैं, जो सेम हिंदी में 2, अंग्रेजी में 2, भौतिक शास्त्र में 2, रसायन शास्त्र में, गणित में 5, जीव विज्ञान में 2, नवशास्त्र में 5, इतिहास में 2। तो यहाँ पर जो मेरा साथी महिला हैं वो सोच रही होंगी कि सर इसमें तो बड़ा ही कम है, इसमें अप्लाई 63 पदों पर अप्लाई करके हमें क्या मिलेगा। तो घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर महिलाओं को एक और छूट मिली है। वो छूट क्या है उसको समझिएगा। मेल जो है, मेल कैंडिडेट सिर्फ मेल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे, जबकि फीमेल कैंडिडेट जो हैं
हैं वो मेल प्लस फीमेल दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। वो आपकी चॉइस है किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहती हैं, तो मेल और फीमेल दोनों में कर सकती हैं। मेल सिर्फ मेल में करेंगे, फीमेल मेल प्लस फीमेल दोनों में करके अप्लाई कर लेंगे आराम से। और एक बात अपने ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा फॉर्म भर सकता है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप लग रहे हैं कि आपने 2 बार मास्टर किया हुआ है, आपने गणित में भी किया है और आपने इतिहास में भी किया है, तो यू आर एलिजिबल टू फिल 2 फॉर्म्स। लेकिन फॉर्म एक ही भरना होगा, उसके अंतर्गत प्रक्रिया बता दी जाएंगी जब ऑनलाइन आप भरना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आप एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए चिंतित ना होइएगा। आगे बढ़े, तो ये तो हमारा विषयवार समझ में आ गया हमें। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ये महिला का आरक्षण है। इस आरक्षण को आप कर लीजिएगा, आप बेटर जानते हैं इसके लिए, लेकिन मैं इसको नहीं ज़्यादा बात करेंगे। यहाँ पर आते हैं हम सीधा 2 पर। पदनाम क्या है? प्रवक्ता संवर्ग हमारे सामने लिखा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती है भैया। इसमें 613 पद बताए मैंने, 550 पद सामान्य शाखा, 63 महिला शाखा। वेतनमान अच्छा खासा है, 47,600 से 1,51,100 रुपए, लेवल 8 की भर्ती है। पद आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की है। यानी अगर आप 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में उम्र है तो आप इसको एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ में बता दूं, जो आरक्षण है वो आरक्षण सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों को ही मिलेगा। 5 वर्ष का जो आरक्षण है वो निर्धारित है एज पर दी गवर्नमेंट पॉलिसी, वो आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आते हैं थोड़ा सा शैक्षिक अर्हताओं पर। शैक्षिक अर्हताएं क्या क्या हैं? देखिए, जनरली सभी शैक्षिक अर्हताएं एक जैसी हैं, कुछ अर्हताओं में थोड़ा सा अंतर है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित अंग्रेजी, अगर ये हैं तो आपने इनमें से किसी भी विषय में मास्टर की होगी। यानी समाजशास्त्र में, भूगोल में मास्टर की है, एमए किया है, अर्थशास्त्र में किया, तो आप पहली एलिजिबिलिटी को पूरा करेंगे। स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी आपने एमए एमएससी किया हो, ठीक है ना, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। दूसरा, या फिर आपने सेकंड एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, डीएलएड यहाँ नहीं चलेगा, एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आपके पास दोनों डिग्री हैं तो आप इन सब में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बाकी सब में ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस किस में क्यों दिया है कि सभी में प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर एक अगर हम बात करें, जैसे हिंदी की मैं बात करता हूँ, अगर हम प्रवक्ता हिंदी की बात करें तो इसमें क्या है, हिंदी से आपने एमए तो किया है, लेकिन साथ में यहां पर उन्होंने एक और क्लोज लगा दिया है, उसको आपको पता होना चाहिए। वो क्लोज क्या है? वो क्लोज है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय के साथ स्नातक। यानी आपने जब ग्रेजुएशन किया हो तो आपके पास संस्कृत विषय होना जरूरी है। अगर आपका संस्कृत विषय है देन ओनली यू आर एलिजिबल। तो इस बात का विषय ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्लियर है भाई कि संस्कृत होनी बहुत जरूरी है। तो संस्कृत का होना जरूरी है अगर आप हिंदी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। और यहां पर देखें, ऐसी प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में देखें तो यहां पर क्या है, राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या बीएड की डिग्री। तो ये सब कॉमन वही चल रहा है जो आपको पता है मैंने। तो चलें आगे, चलिए बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अभी आगे क्या मिलता है। ओके चलो, अगर हम बात करते हैं आगे इस विषयों में, संस्कृत में भी वही सीन है कि आपने यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्कृत स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी संस्कृत विद्यालय से आचार्य सहित आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष की यही डिग्री ली हो, और साथ में बीएड या शिक्षा शास्त्री आप कहीं पर हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। क्लियर है? आगे बढ़े। प्रवक्ता कृषि, प्रवक्ता गृह विज्ञान, सब में वही है, मास्टर्स प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। आयु की गणना कब की जाएगी? मैंने बताया 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष की आयु है। गणना विनिश्चित तिथि 1 जुलाई 2024 है, यानी 1 जुलाई 2024 से के डेट पर आप 21 वर्ष कम से कम और 42 वर्ष अधिक से अधिक होंगे तो आप एलिजिबल हैं। अब यहां पर एक बात है, अधिकतम छूट मैंने बताया 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जितने भी अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं, उत्तराखंड के पिछड़ा वर्ग हेतु हैं, उनकी उम्र 47 वर्ष तक वो अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा होगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सर आपने अभी तक ये तो बताया नहीं है कि भाई जो 10 वर्ष की छूट जो है वो किसके लिए? दिव्यांगों के लिए है, जो दिव्यांगजन है। क्या आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर आपने भी ये तो बताया नहीं हमें कि जो बाहर के लोग हैं, उत्तराखंड से बाहर के, क्या वो अप्लाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशंस है, वो बताऊंगा अभी आगे, ठीक है ना। तो आप सभी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब बात आती है परीक्षा कैसे होगी। देखो, बहुत बात आपको याद होगा, बहुत साथियों ने ये भी कहा था कि सर ये हटेगा, स्क्रीनिंग परीक्षा जाएगी, हटेगी कि नहीं हटेगी, ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बातें चल रही थी ना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जी
एक मेरी सब विकलांगता के नियम चल रहे हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि मुझे इस शारीरिक स्थिति ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया, आपको ukpsc.net.in पर जाना है। आप यहाँ से ऑनलाइन करना शुरू कर दें और लास्ट डेट का इंतजार ना करें बिल्कुल भी। अब यहाँ पर एक बात होगी, अप्लाई जब करेंगे तो कई बार ऐसा होगा आपसे गलतियां हो जाएंगी। आपने देखा होगा ना, अप्लाई करते समय गलती हो जाती है। तो याद रखिएगा, बस 2 चीज हमेशा याद रखनी है। क्या? नंबर 1 आपका मोबाइल नंबर, और नंबर 2 आपकी ईमेल आईडी। आप सिर्फ ये नहीं चेंज कर पाएंगे, याद रहेगा। तो अब जब अप्लाई करें तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही से पहचान लें, क्योंकि इसी आधार पर आपको एडिट करने का मौसम नहीं लगा। अगर आप नाम गलत कर देते हैं, पिताजी का नाम गलत हो जाता है, डिग्री गलत हो जाती है, तो कोई इशू नहीं है। बस आपको याद रखना है कि ये वाली चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 2 चीज़ आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ओटीपी आएगा वो इसी पर आएगा। ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हुई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ऑनलाइन कैसे जानते हैं, तो इसमें भरते हुए आप सब जानते हैं, सब वो प्रक्रिया लिखी जो मैंने बताई है कि ओटीपी आएगा। लेकिन इससे पहले कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, ukpshelpline@gmail.com, इस पर अपनी समस्या को भी भेज सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं लग रहा हमारा हुआ है कि नहीं, वो गलत हुआ है। तो आप इस पर मेल करेंगे तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के पश्चात मोबाइल नंबर में एडिट नहीं कर सकते, ये आपको पहले से पता है। ठीक है ना? अब देखो, इन्होंने बताया आपको कि एडिट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत लिंक खोल दिया जाएगा, आप उसमें एडिट कर पाएंगे। 10 दिन तक आप उसमें एडिट कर सकेंगे। ठीक है ना? तो ये मैंने कहा ना, देखो लिखा है ना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर सभी आवश्यक संशोधन आप कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? अब देखो फी पर आ जाते हैं। फी क्या है? अनारक्षित के लिए 150 रुपए है। प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स जो है 22 रुपये 23 पैसे। कुल शुल्क 172 रुपये 30 पैसे आपका जाएगा। उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपये है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति 60 रुपये। 22 का शुल्क 82 रुपये। ये सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों के लिए है। अब यहाँ पर बार बार एक बार फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप हमें अभी भी नहीं बताया कि अभी अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में होंगे इसको मैं बता देता हूं। उसको ध्यान से समझिएगा प्रोसेस को। देखिए, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, आप उत्तराखंड में रहे हैं और आपकी सेवा आप गवर्नमेंट अधिकारी हैं, सेना में हैं या कहीं पर भी हैं, और आपकी सेवा उत्तराखंड के बाहर नहीं जा सकती और आप उत्तराखंड के नहीं हैं, तो आप अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, आप उत्तराखंड के थे लेकिन आपने उत्तराखंड को छोड़ दिया है, लेकिन आपका हाई स्कूल और आपका इंटर, अगर आपने दोनों चीजें हाई स्कूल प्लस 12th अगर उत्तराखंड बोर्ड से की हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे, और आपका नामांकन गवर्नमेंट जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके आधार पर तो कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका नामांकन, आप जो भी अप्लाई करेंगे तो उत्तराखंड बोर्ड में आपका नामांकन होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो ये हाई स्कूल इंटर अगर आपने की है और आप उत्तराखंड में नहीं रहते, तो कुल मिला के बात ये है, प्योरली आप उत्तराखंड से कनेक्ट होने जरूरी हैं। तो अदर स्टेट वाले, जैसे कि किसी महिला की शादी हो जाती है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसे फंसती हैं कि कोई जो फीमेल कैंडिडेट है वो उत्तराखंड में थी, उसकी शादी उत्तर प्रदेश में हो गई, दिल्ली में हो गई, तो उसकी हाई स्कूल और इंटर की डिग्री तो वहीं की होंगी, तो वो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं वहां का, अगर, लेकिन वो वैलिड तक होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन को होगी? उन फीमेल कैंडिडेट्स को होगी जो उत्तराखंड की हैं, लेकिन उत्तराखंड, हाँ याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड की है तो है आप दिल्ली का भी फायदा ले रहे हो, उत्तराखंड का भी ले रहे हैं, आपका एक ही जगह होगा। ठीक है ना? तो आगे चले, चलो ये समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे आते हैं कि परीक्षाएं कैसे कैसे होंगी। देखो, परीक्षाएं तो होनी है, पक्का पता है आपको, और परीक्षाओं में चीजें भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में आपको कौन कौन से पेपर देने होंगे। हालांकि जो स्क्रीनिंग वाला था वो नहीं हटा, ये आपको पहले भी बता दिया गया था मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, कि जो स्क्रीनिंग वाला है इसको बहुत डिटेल में तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में तो मैं आपको 140 पेज का तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से। ये जो परीक्षाएं हैं ये आपकी, हाँ, सीधी भर्ती के चयन हेतु परीक्षा प्रथम चरण में आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें शिक्षण अभिरुचि और सामान्य ज्ञान होगा। 150 क्वेश्चन, 150 अंक के होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। यानी आपको 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट मिलेंगे करने के लिए। और इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, लिखित परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ ही होगी। डोंट वरी, अगर कहीं लिखित परीक्षा आ जाए तो वो भी वस्तुनिष्ठ होगी। अब उस स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा कि वो विषय की तरफ बढ़ेंगे। तो 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे। बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं बच्चों ने, बहुत कुछ किया है कि ये हट जाए, लेकिन हटा नहीं।
उसके बाद प्रवक्ता पद के लिए आपको क्या होगा, जब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे दूसरी परीक्षा में, वो 200 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। जब इस पहली वाली परीक्षा का इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, भर्ती इसी के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु हाँ, ये और क्वेश्चन है, क्या नेगेटिव मूल्यांकन होगा? बिल्कुल होगा, आपको नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु विषयों में किसी का एक का चयन आप कर सकते हैं जिसमें आपकी मास्टर हो, जिसमें विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, गृह विज्ञान, वाणिज्य और कृषि। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, जैसे आप चाहें, आप जिसमें मास्टर्स हो आप उसमें अप्लाई करेंगे। शिक्षण अभिरुचि के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी और ये वही है जो हमने एलटी में आपको पढ़ाया था, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ चुके हैं। इस एलटी के पेपर में आपको देखा होगा आपने एलटी के एग्जाम में, और ये आपको सिलेबस भी मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सारे आयोग आपको दिए, मुदालय आयोग, कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान, यूजीसी, ये सारे हम शायद आपको पढ़ा चुके हैं और बाकी इन सब की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ये पूरा 40 नंबर का पहला 5 खंड में पेपर होगा। खंड 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रश्नों की संख्या 35 होगी, जिसमें आप सामान्य अध्ययन की बात करेंगे, जिसमें खेल कूद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्र निर्माणकारी, भारत एक भौगोलिक विषय पे तो पूरा बताया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें उत्तराखंड की बात नहीं है, संविधान नहीं, पूरा इंटरनेशनल लेवल की बात इसमें होंगी 35 नंबर में। उसके बाद हमारा आ जाएगा आपका उत्तराखंड विशेष, जिसमें उत्तराखंड में हम बात करेंगे उत्तराखंड संबंधी ज्ञान की, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे, जिसमें आपको सामान्य भूगोल, इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास, ये सब चीजें, मध्यकाल, आधुनिक काल, गोरखा, ब्रिटिश, पशुपालन, शिक्षा, संस्कृति, सिर्फ उत्तराखंड से रिलेटेड होगा, 30 नंबर का ये होगा। इसके बाद आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा, जिसके अंदर मैथमेटिक्स और होगा पूरा, शाब्दिक अशाब्दिक विश्लेषण, प्रश्न प्रतिशतता, अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज, मिश्रित ब्याज, लाभ हानि, छूट, समय, वेतन, महत्तम, लघु समावर्तक आदि होंगे। तुल्यता, निगमनात्मक तर्क, लुप्त अंक, वर्ण, यानी ये रीजनिंग, रेलगाड़ी नाम वाले कुछ नहीं, पूरा मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना होगा 25 नंबर में और साथ में रीजनिंग भी पढ़नी होगी। तो ये कोर्स तो आपको पता है कि मैं कराऊंगा ही कराऊंगा आपको मैथ्स का, और तो ये तो आपको मिले, और हिंदी में भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 नंबर के होंगे। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 150 इंग्लिश में भी दिया है, आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं एप्टीट्यूड वाला, क्योंकि हिंदी में जो लिखा टिपिकल हो जाता है पढ़ना जब हम रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नीचे आ जाते हैं सेक्शन 3 में, क्वेश्चन 30 मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय चरण में 200 क्वेश्चन, 200 प्रश्न, और अब यहाँ पर अलग अलग विषय होगा, हिंदी का सिलेबस अलग है, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप सिलेबस को देख लीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका बचा है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है एक एक चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, डिटेल में आपको समझा दिया गया है। दोनों पेपर होंगे, रिकैप कर लेते हैं। महिला वर्ग की जो कैंडिडेट हैं वो पुरुषों में भी अप्लाई कर सकती हैं, दोनों जगह, एक व्यक्ति एक से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकता है। आवेदन करते समय ध्यान रखें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है, रजिस्ट्रेशन एडिट हो जाएगा, करके आप उसमें गलती कर दे वो भी एडिट हो जाएगा। 150 प्लस 22 रुपये 50 पैसे आपकी प्रोसेसिंग फी है। उत्तराखंड के लोगों को ही कैटेगरी में गिना जाएगा। 5 वर्ष छूट है ओबीसी और एससी के लिए, 10 वर्ष छूट दिव्यांगजनों के लिए है। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के निवासी है वो तो अप्लाई करेंगे ही, उत्तराखंड के बाहर के निवासी सिर्फ वो अप्लाई कर पाएंगे जो उत्तराखंड से पढ़े हैं, लेके वहीं रहे हैं और बाद में शिफ्ट कहीं और हो गए हैं, जैसे स्पेशली महिला कैंडिडेट्स, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, 2 तरह से परीक्षा होगी, एक स्क्रीनिंग होगा और एक मेन एग्जाम होगा। स्क्रीनिंग 150 नंबर का, मेन एग्जाम 200 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज क्लियर है। कोई भी इशू हो, कोई समस्या हो, व्यवहार क्या होगा, मैं हिंदी मैडम पढ़ाएंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिक्स में कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, जल्दी शुरू होगी सेशन। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, खिलखिलाते रहो। इन शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।